नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी कहानी चांदी का वरक। शाम थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वह बैठा था अपने स्टडी रूम में। अजीब सा बोझ रहता है मन पर। लगता बेकार दिन गुजर रहे हैं, बेमकसद जिंदगी चल रही है। कोई मतलब नहीं है कुछ भी करने का, सोचने का, चिंतन करने का। आपका सारा योगदान दूसरों के हाथों में जाकर छटपटाता रह जाता है। इतना काम किया मगर क्या हुआ? इतने पेपर्स पढ़कर आया, वाहवाही मिली, मगर व्यवहारिक जीवन में क्या कर पाया? जर्नल्स में जब वह लेख भेजता है तो तारीफों का अंबार लग जाता है, मगर जहां कुछ करने की बात आती है वहां सारे कर्मों की निस्सारता प्रकट होने लगती है। किताबें खुली रहती हैं, अधूरे नोट्स पड़े रहते हैं। कुछ करने की इच्छा केचुए की तरह सिकुड़ जाती है। अंदर से सब कुछ ठंडा तथा ऊष्मा रहित लगता है। टेबल लैंप जलाकर बैठा ही था कि माँ ने आकर बताया कि कोई मिलने आया है। माँ उसकी चुप में चुप रहती है, जानती है बेटे का समय उल्टी दिशा में भाग रहा है। वह उठकर बाहर आया, जहां डूबती शाम की काली छाया फैल चुकी थी। कई बार अंधेरा स्वयं को स्वयं से अलग कर देता है। सामने वाले का चेहरा दिखाई न दिया तो उसने लाइट जला दी। देखा किशोर खड़ा है। उसने लपक कर पांव छू लिए। उसकी उंगलियों का स्पर्श उसके ठंडे पांव को अच्छा लगा। ये लोग अपनी भावनाओं को इसी हार्दिकता के साथ व्यक्त करते हैं। आपने मुझे बचा लिया है, नया जीवन दिया है, मेरे बच्चों को अनाथ होने से बचा लिया है। भूखों मर जाते वे तो। मैं फिर से काम करने लगा हूं आपकी कृपा से। श्रद्धा और आभार से भरा वो कृतज्ञता से झुका जा रहा था। दीनता का भाव उसकी आंखों तथा दुबले चेहरे में भरा हुआ था। तुम्हारा भाग्य था, हिम्मत भी। तुमने मेरी बात मानी, इसलिए यह सब हो सका। नहीं साहब, आप जैसे डॉक्टर कहाँ हैं आजकल? हाँ, मेरे जैसे डॉक्टर कहाँ, उसने मन ही मन दोहराया और अपने उदास बुझे हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए उसकी लाई हुई मिठाई का एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया। और सब ठीक है ना? आराम से काम करो, कोई तकलीफ हो तो बताना। जी साहब। आप कुछ परेशान हैं? जाते जाते किशोर ने सहमते हुए पूछा, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? इतनी बार मिलने जुलने तथा अस्पताल में भर्ती होने के दरमियान हुई बातचीत के कारण किशोर के मन में डॉक्टर के प्रति श्रद्धा भाव के साथ साथ आत्मीयता तथा अपनत्व का भाव भी जुड़ गया था। अपने जीवन दाता डॉक्टर को इतनी बार करीब से देखा था, मगर इतना परेशान तथा व्यथित कभी न देखा था। जरूर कोई बड़ी गंभीर समस्या होगी। हाँ, जरा थका हूं, डॉक्टर ने बनावटी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जबकि इस वक्त कोई उसके भीतर झांक कर देखता तो पाता कि वह हताशा के चरम रूप को झेलकर इतना पस्त हो चुका है कि निराशा की घनी छाया उसके चेहरे को स्वतः ही ढक लेती है। किशोर के इस तरह पूछने पर उसने महसूस किया अब वह अंदर बैठकर एकांत में घुटना नहीं चाहता था, इसलिए हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। अपने किसी मित्र से बात करने को बेचैन हो उठा वह। चलते हुए उसके पांव में हल्कापन था, चाल में तेजी थी। निगाहें भीड़, रोशनी, गाड़ियों तथा स्वयं से भी परे थी। जहां फिर किशोर खड़ा था। 6 माह पहले ही तो आया था किशोर। कितने दिनों तक भर्ती रह चुका था। जब उसने चेकअप किया तो सारी स्थिति तथा रोग की गंभीरता का पता चल सका था। कभी नीम हकीम डॉक्टरों को दिखाया तो कभी वैद्य के पास गया, मगर मर्ज ठीक होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। घर में अकेला प्राणी, 5 प्राणी उसके आश्रित। कितना पैसा पानी की तरह बह चुका था। सब तरफ से हताश निराश, बीमारी से लड़ता। आखिरी बार दिखा लेता हूं कि प्रतिज्ञा करके आया था उनके पास। बिना ऑपरेशन के ठीक होना मुश्किल है। ऑपरेशन? किशोर का मुंह खुला रह गया था। कहीं कुछ हो गया तो? भय तथा संभावित मौत से उसकी आत्मा कांप उठी थी। बोलो, क्या चाहते हो? कुछ होगा तो नहीं? मरूंगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा। अभी से इतना घबराओगे तो कैसे काम चलेगा? इसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा डॉक्टर साहब। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। दवाइयां वगैरह?
दवाइयों का खर्चा तो आएगा ही, कुछ हॉस्पिटल से मिल जाएंगी। डॉक्टर साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, कितने महीनों से इलाज करवा रहे हैं, कर्ज हो गया हमारे सिर पर। अब तो ऐसे ही ठीक होना होगा तो ठीक, वरना। डॉक्टर जानता है यहाँ इसी तरह की बातें, दुखड़े तथा पारिवारिक समस्याएं सुनने को मिलती हैं। हर स्थिति अपनी चरम सीमा पर आकर असलियत दिखाती है। तुम सोच लो, अन्यथा हालत और बिगड़ जाएगी और फिर जाकर वहीं हफ्तों तक पड़े रहोगे। कुछ दिनों बाद तुम्हें भगा दिया जाएगा, फिर किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। किशोर चिंतामग्न उस समय तो चला गया, लेकिन दूसरे दिन जब वह ड्यूटी पर पहुंचा तो देखा ओपीडी के बाहर किशोर, उसकी वृद्धा माँ तथा बच्चे बैठे हुए हैं। 70 से ऊपर उम्र रही होगी। गोरी चमड़ी पर झुर्रियों का जाल बना हुआ था, जैसे कुदरत फूलों पर छाप देती है। एक आंख से नहीं देखता था उसे। डॉक्टर को देखते ही उसने उसका पांव पकड़ लिया। बेटा, मेरे लड़के को बचा लो, उस पर दया करो। जो कुछ था सब लग गया, पाई पाई खर्च हो गई। सरकारी अस्पताल तो खैराती अस्पताल होता है, यहाँ भी पैसे देने पड़े तो हम जैसे गरीब अनाथों को कहाँ ठौर मिलेगा। झुर्रियों के बारीक बारीक रंदों में ठहरी आंसू की बूंदें उसके हृदय की अथाह पीड़ा को कह रही थी। 2 बच्चों की निरीह आंखों में भूख और बेबसी की छायाएं चिड़िया के बच्चों की तरह दुबक कर बैठी थी। अच्छा, कम से कम कितना पैसा खर्चा कर सकती हो? डॉक्टर ने स्वयं को अलग करते हुए पूछा। बुढ़िया ने थैले में से एक मैली कुचैली पोटली निकाली, जिसमें चांदी के पुराने टूटे घिसे हुए जेवर के टुकड़े थे। उसने कांपती हुई उंगलियों से उन टुकड़ों को तौलते हुए कहा, यही है आखिरी चीजें, बेचकर जो मिलेगा सब तुमको दे दूंगी। मुझे खुद कुछ नहीं चाहिए माई, डॉक्टर ने हैरान होकर समझाते हुए कहा। वह सोच में डूब गया। बुढ़िया का प्रार्थना करता चेहरा सामने था, जिस पर चिंता, अविश्वास तथा बेटे की जिंदगी की यातना की कतरनें दिखाई दे रही थी। वाकई इनका कोई नहीं है, फिर इन जैसे बेसहारा लोग कहाँ जाएं? करोड़ों रुपए का बजट होता है, करोड़ों रुपए की मशीनें लगाई जाती हैं, डॉक्टर रखे जाते हैं, लैब टेक्नीशियन व नर्सें रहती हैं, दवाएं खरीदी जाती हैं, मगर किसके लिए? आम आदमी के लिए है क्या सुविधा या दवाओं के नाम पर? वही मल्टीविटामिन, डाइजीन तथा आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां। जानता है वह परचेज में कितने घपले होते हैं, कितना कमीशन खाया जाता है, कितनी शॉर्ट सप्लाई की जाती है और कितना माल चोरी छुपे बाजार में बेच दिया जाता है। एक एक कर्मचारी का घर पटा पड़ा है सामानों से, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए तो कोई किसी की शिकायत नहीं करता। और मैं भी कैसा पागल हूँ जो इस तरह की बातें सोचने लगा हूँ। मगर मैं कभी स्टोर या परचेज में आया तो सारी अनियमितताएं समाप्त कर दूंगा। बेटा, बुढ़िया के टोकने पर डॉक्टर का ध्यान भंग हुआ। अच्छा, देखते हैं, धैर्य रखो, उसने बुढ़िया को सांत्वना देते हुए कहा। आखिर अपने पेशेंट के लिए प्रयास करना भी मेरा फर्ज बनता है। ऑपरेशन करने के अलावा कोई रास्ता न था, इसलिए ऑपरेशन की तारीख बताकर उसे एडमिट करवाया, दवाओं का पर्चा बनाया और सेंट्रल स्टोर में दवाएं लेने के लिए साथ में आए लड़के को भेज दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही लड़का खाली हाथ लौट आया। वे कहते हैं ये दवाएं स्टोर में नहीं है, बाजार से खरीदो। नहीं है? कैसे नहीं है? फिर से जाओ और कहो कि मैंने भेजा है, देने के लिए कहा है। उसे याद है कुछ दिन पहले तो स्टोर में सारी दवाएं थीं। अभी इतने ऑपरेशन भी नहीं हुए हैं कि अचानक ही सारी दवाएं खत्म हो गई हों। लड़का फिर लौट आया। उन्होंने कहा बाद में आना। डॉक्टर को गुस्सा आ गया, वह स्वयं गया, परचेज रजिस्टर देखा, पूछा, मगर कुछ भी पता न चल सका। व्यक्तिगत स्तर पर उसे एक एक दवा की व्यवस्था करनी पड़ी थी। कितने तनाव, कितनी मेहनत के बाद लगभग 1.5 घंटा लंबा ऑपरेशन करके वह किशोर को ठीक कर सका था। एक और सफल ऑपरेशन करने का संतोष अनुभव कर सका था। थका होने के बावजूद भी वह अंदर से खुश था, परितृप्त। माँ ठीक ही कहती है कि उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी सोच सिर्फ उसके पेशे से जुड़ी हुई है। दुनिया में उसके लिए वही सपना होता है, वही आराम देता है। जिस दिन वह कोई ऑपरेशन नहीं करता, उसका मन उखड़ा उखड़ा सा रहता है।
अजीब सी आनंद की अनुभूति उसे होती थी, मगर यह श्रेष्ठ तथा सुकून देने वाला ऑपरेशन उसे ज्यादा दिनों तक संतुष्ट नहीं रख सका था, क्योंकि उन्हीं दिनों एक उच्च अधिकारी का बेटा प्राइवेट वार्ड में भर्ती हुआ था। गोरा गुलाबी रंग, गोल मटोल चेहरे वाला वो बच्चा उसके विभाग के प्रमुख सचिव का था। इकलौता बेटा, वह न्यूरो सर्जरी विभाग का सबसे इंटेलिजेंट तथा मेहनती डॉक्टर माना जाता था। स्वाध्याय तथा बॉम्बे हॉस्पिटल के सर्जरी विभाग में पूरी आत्मनिष्ठा और सीखने की तीव्र इच्छा शक्ति रखकर रात दिन कार्य किया था। इसलिए उसे यह दायित्व खास तौर पर सौंपा गया था कि बच्चे का केस उसी के हाथों में है। किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। दिन भर डॉक्टरों का आना जाना लगा रहता था। अलग अलग डॉक्टरों की राय ली जाती, दूसरी तरफ मिलने वालों का भी तांता लगा रहता था। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक रहा, पर उस दिन उसने पर्चा लिखा और उनके अटेंडेंट को थमा दिया कि दवाएं खरीद कर ले आए। मेडिसिन तो नहीं आई। डीन और सुपरिटेंडेंट का बुलावा अलबत्ता आ गया। आप जानते हैं ये किसका बेटा है? सर, मेरे लिए सारे पेशेंट बराबर हैं। वो वीआईपी पेशेंट है, साहब का इकलौता बेटा है। हमारे तुम्हारे ट्रांसफर एवं भविष्य इनके हाथ में रहता है। ये अलग मैटर है सर, इस केस की गंभीरता से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं और बेहतर ढंग से कर रहा हूं। यदि इतना इंटरफियरेंस सभी का रहेगा तो मेरा क्या काम? क्या सभी दवाएं स्टोर में नहीं है? सर, ये प्राइवेट वार्ड का एडमिशन है और ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं। स्टोर की दवाइयां जनरल वार्ड के मरीजों के लिए हैं। आई नो, मगर यहां से क्यों नहीं दी जा सकती हैं? आखिर मेडिसिन होती किस लिए है? एडजस्ट करवा देंगे। यही सवाल मैंने उठाया था जब गरीब मरीज किशोर एडमिट था। ऐसे कई पेशेंट हैं जिनको मेडिसिन नहीं दी जाती है, डांट डपट कर भगा दिया जाता है। मुझे मेरे पेशेंट को लेकर कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कोई सुनने वाला नहीं। उसका चेहरा भी आवेश तथा अपमान से लाल पड़ने लगा था और पिछले दिनों का भरा हुआ आक्रोश एकाएक फट पड़ा था। मैं इस समय कोई बात नहीं सुनना चाहता हूं, ओके? आप अपनी ड्यूटी से सरोकार रखिए, व्यवस्था तथा ऑफिसर्स से टकराने की कोशिश न करें। सुपरिटेंडेंट ने अपने चपटे होठों को दबाते हुए कहा था। गो बैक। बाहर निकलते वक्त उसके रोम रोम में जलालत की गर्मी भरी हुई थी और लग रहा था ऑपरेशन में इस्तेमाल सर्जिकल नाइफ बिना बेहोश किए उसके अंगों पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अपमान और दुख से वह छटपटा उठा था। देख लेना, अब किसी चीज की कमी न हो। बाहर खड़ा वह अंदर फोन पर उनकी बात सुन रहा था। ये मेडिसिन इमरजेंसी में परचेज करवा लीजिए, लोकल परचेज कर ले, बाकी मैं देख लूंगा। वह भारी कदमों से लौट आया था। उसके चेहरे को देखकर लगता था जैसे किसी लीच ने सारी शेराओं का खून खींच लिया हो। मन कर रहा था लंबी छुट्टी लेकर चला जाए, मगर ये तो किसी बात का समाधान या रास्ता नहीं है। फिर मैं क्या करूं? ये लोग तो करेंगे ही चमचागिरी। स्वास्थ्य सचिव का मित्र जो है, मित्र नहीं चमचा, चमचा भी अवसरवादी। पद से हटा देंगे इसी बात का डर है, ट्रांसफर कर देंगे इस बात की चिंता में डूबे रहते हैं। परचेज ऑफिसर को लाखों रुपए का कमीशन मिलता है, उसको उसके बंद होने का डर है। और ये सब अपने अपने पद का फायदा उठाकर बेचारे बेसहारा गरीब आम लोगों का हित मार लेते हैं। दूसरे दिन उसने देखा सारी दवाइयां आ चुकी हैं। अब नियम कहाँ गए? उसका गुस्सा बढ़ने लगा। उसे यूं शुद्ध, अपमानित तथा अन्य मनस्क देखकर डॉक्टर शोभा समझाने लगी। तुम किससे किससे टकराओगे? यहाँ का तो छोटा सा चपरासी भी अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है। उसकी बातें सुन लो तो लगता है सब कुछ उसी के हाथ में है। स्टोर में काम करने वालों के घर में कार है, फ्लैट है, कहाँ से आते हैं इतने पैसे? और वो बाबू लोग, संपत्ति का हिसाब है कोई? क्या मालूम नहीं है ऊपर वालों को? सब कुछ जानते हैं। तुम अपना मन खराब मत करो, इनसे नहीं जीत पाओगे तुम। मैं इनजस्टिस होते हुए नहीं देख सकता। तो क्या करोगे? ज्यादा बोलोगे तो यहां से फेंक दिए जाओगे। मैं चला जाऊंगा। लेकिन विरोध क्यों करना? इसलिए कि सामने पड़ी मक्खी नहीं निगली जाती। मुझे जब भी उन गरीब मरीजों के लिए दवाएं चाहिए होती तो सारी दवाएं गायब हो जाती हैं या खत्म हो चुकी होती हैं। परचेज नहीं हो सकती,
इसका मतलब तो ये हुआ कि एक बेसहारा तथा निर्धन आदमी के लिए कहीं कुछ नहीं है। वो किसके पास जाए? सुनेंगे उसकी बात। है इनके पास वक्त? बंद कर देना चाहिए तथाकथित सरकारी हॉस्पिटल। मैं भी छुट्टी लेकर बैठ जाऊंगा। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तुम अपने को कष्ट पहुंचा रहे हो, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे माहौल में काम करना आसान नहीं होता। आधी एनर्जी आपकी इसी में खत्म हो जाती है। मैं रिजाइन कर दूंगा। किसी कस्बे में जाकर अपना नर्सिंग होम खोल लूंगा। तो क्या फ्री में सेवा करोगे? नर्सिंग होम क्या यूं ही चल जाएगा? वहां किसी का दबाव तो नहीं रहेगा। इनकी अदालत में पेशी तो न होगी। डॉक्टर शोभा जानती है उसको। वह शुरू से ही इस तरह का है। वह उठकर चला आया। सचमुच उसका मन उखड़ गया था। यहां उसकी योग्यता का कोई मूल्य ही न था। किसी को विश्वास ही न था। अगर डॉक्टर पर विश्वास नहीं है तो वह आपके लिए क्या मायने रखेगा? अफसरों के चेहरों पर चिंता की लकीरें घनीभूत होती जा रही थी। उनकी पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल था। सारे डॉक्टर निकम्मे हैं, कुछ नहीं आता उन्हें। वे साधिकार डॉक्टरों के सामने ही व्यथा व निराशा में बोल देती और डॉक्टरों को अपमान का घूंट पीकर रह जाना पड़ता या आपस में भारी भरकम ग्रुप डिस्कशन करके मन हल्का कर लेते। बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। हालत स्थिर हो तो ऑपरेशन किया जाए। यहाँ ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं हम। यहाँ ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं हम। यहाँ भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सर आप चाहें तो मुंबई चल सकते हैं, वहां सारी व्यवस्था हो जाएगी। मैं भी चलता हूँ। सुपरिटेंडेंट ने दयनीय मुद्रा बनाकर कहा, मानो बच्चे के ठीक न होने पर उसकी सेवाएं भी ठीक न रहेंगी। शर्मा जाने की व्यवस्था कैसे होगी? सर आप चाहें तो सीएम से बात कर लें या मैं कर लेता हूँ। विमान की व्यवस्था हो जाएगी? जी सर। इधर सप्लायरों तथा फैक्ट्री मालिकों में होड़ लगी थी कि कौन इस मौके पर कितना अधिक पैसा खर्चा कर सकता है और कहाँ तक साथ दे सकता है या कितने घंटों तक उनका चेहरा सामने दिख सकता है। आखिर ऐसे संकट के समय काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? आखिर जीवन सुख दुखों के तानों बानों से बंधा एक बंधन ही तो है। शाम तक भागदौड़ करके सरकारी विमान की व्यवस्था हो गई थी। इधर 3-4 लोग अलग ट्रेन से रवाना हो गए थे और वह इस भागदौड़ तथा तत्परता को चमत्कृत भाव से देख रहा था। इतने दिनों से चलने वाले अनवरत शोर ने जैसे अस्पताल की उन दीवारों तथा रास्तों तक को हिला दिया था जहां से वे सब गुजरते थे। उसे किशोर और उस जैसे अन्य लोगों की याद हो आती थी जिसकी इतनी बड़ी बीमारी में भी सिवाय उनके या जिनकी ड्यूटी रहती थी के अलावा कोई न आया था। एक सामान्य मनुष्य की उपस्थिति निशब्द गुजर गई थी। उस दिन जब वह ड्यूटी पर पहुंचा तो वहां उसके लिए पहले से फरमान रखा हुआ था। उसे फिर से हाजिर होना था। क्या बात है, अब क्या हो गया? देखता हूं यार। सुबह की ताजगी तथा काम करने की उमंग क्षण भर में कड़वाहट में बदल गई। पता नहीं लोगों को मुझसे क्या क्या परेशानी है। उसके चाचा हमेशा कहा करते थे कि ये मानकर कभी मत चलना कि तुम अपने रास्ते चल रहे हो तो कोई पांव अड़ाकर तुम्हें गिराएगा नहीं। जब वह सुपरिटेंडेंट के कमरे में पहुंचा तो उसके दिमाग में तमाम संभावित प्रश्नों के जवाब तिलमिला रहे थे और वह हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार होकर गया। सर का चेहरा तमतमाया हुआ था। वे फाइलों पर निगाहें गड़ाए माथे पर बल समेटे कुछ पढ़ रहे थे। कमरे का वातावरण एकदम बोझिल तथा उबाऊ लग रहा था। 5 मिनट 10 मिनट जैसे वे उसे मौन सजा दे रहे थे। करीब आधा घंटे बाद उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाया और गुस्से भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। सर आपने जानते हो वर्मा साहब कितने नाराज होकर गए थे। इतने बड़े शहर के इतने बड़े हॉस्पिटल में एक बड़े बच्चे का इलाज न हो सका। मुझे यहाँ से अपने पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ा। यह ऑपरेशन यहाँ भी हो सकता था, पहले भी हुए हैं। इस केस में सबकी अपनी अपनी राय रहती थी। उसने बिना घबराहट के बोल दिया मगर अंदर से उसकी नसें खिंचने लगी थी। आपने मेडिसिन बाहर से लाने को कहा था। हमारे यहाँ के डॉक्टरों को इतना मालूम नहीं है कि किससे बाहर से मेडिसिन मंगवानी चाहिए किससे नहीं। कुछ मेडिसिन तो बाहर से मंगवानी ही पड़ती है। फिर एलपी क्यों की जाती है? सर एलपी गरीब जरूरतमंदों के लिए है। उस गरीब किशोर के केस में ऑपरेशन के वक्त मेडिसिन नहीं थी।
मेरे पर्सनल एफर्ट से दवाएं मिल पाई थी। देखो डॉक्टर, इस समय मैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। तुमने एक किशोर का इशू बना लिया है, जबकि ऐसे हजारों किशोर पड़े रहते हैं। और दूसरा यह कि तुम यहाँ की परचेज अथॉरिटी को ही गलत साबित करना चाहते हो, स्टोर के लोगों को चोर ठहरा रहे हो। उनकी आवाज धीरे धीरे ऊंची होती जा रही थी। बात करने के ढंग से पता चल रहा था कि वे कितने नाराज हैं। सर, आप मुझे बेवजह गलत सिद्ध करना चाहते हैं। वे नाराज होकर पता नहीं क्या एक्शन लेंगे। वैसे सर, एक बार इन सारी बातों की जांच होनी चाहिए। आम जनता के नाम से अलॉट होने वाले करोड़ों रुपए के बजट का क्या होता है? उन्हें क्या मिलता है? कैसे ठगे जाते हैं वे? मुझे तुम्हारे भाषण की, तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। तुम जा सकते हो, उन्होंने फाइलें बंद करते हुए कहा। कोई कुछ नहीं सुनना चाहता है, न देखना चाहता है, न सुधारना चाहता है। सब अपने स्वार्थों पर चांदी का वरक लगाकर बैठे हैं। सच तो ये है कि किसी को किसी की चिंता नहीं है। खुश रखने की प्रवृत्ति ने सबको लिसलिसा बना दिया है। अपना हित साधो, बस एकमात्र लक्ष्य यही रहता है। बाद में पता चला कि ट्रांसफर लिस्ट में उसकी विशेष योग्यता को ध्यान में रखते हुए उसे दूरस्थ आदिवासी बाहुमूल्य इलाके में जनता का हित रखते हुए पदस्थ कर दिया गया। लेकिन क्यों क्यों क्यों? वह पूरी रात सो नहीं सका था। रात भर घूमता रहा था, एकांत कमरे के उदास अंधेरे के साथ। उसे MCH करना था, इसलिए बॉम्बे हॉस्पिटल छोड़कर आया था। यहाँ सर्विस में रहकर भी कितनी मेहनत और प्रयास के बाद MCH करने का मौका मिला था। 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद घर से दूर हॉस्पिटल में रहते हुए उसने हिम्मत की थी। वह जानता था कि उसके पास अनुभव है, समझ है, मगर आज समय तो सुपर स्पेशलाइजेशन का है। उसने ऐसा क्या गुनाह किया था? महज सामान्य व्यवस्था जो रोज चलती है के अंतर्गत दवाएं लाने को कहा था। वह किसी का मान अपमान नहीं करना चाहता था, न बड़े छोटे का विचार उसके मस्तिष्क में था। फिर भी उसकी इतनी बड़ी सजा, उसके लिए यह सजा हृदयघात से कम न थी। उसे लगा जैसे वह सार्वजनिक रूप से जलील कर दिया गया हो। मेधावी छात्र के रूप में गोल्ड मेडल जीतने वाला आज वह इसलिए पीछे धकेल दिया गया क्योंकि वह सच बोल रहा था। गरीबों के हित में एक सड़ी गली व्यवस्था से जूझ रहा था। मन करता सब कुछ छोड़ दे, MCH, ये नौकरी, ये शहर, और दूर देहात में जाकर चुपचाप प्रैक्टिस करे। वहां ये तमाम चेहरे तो न होंगे, इन मेरुदंड विहीन केचुओं का जमघट तो न होगा जो गरीबों, अनाथों और वृद्धों के लिए भी अपने हृदय और आत्मा पर पत्थरों को रख लेते हैं और पावर शॉट के सामने चापलूसी करते वक्त भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाने लगते हैं। शोभा ने ही बताया था कि वर्मा साहब का बेटा लौट आया है। क्या हुआ, कैसा है? तुमने इतने दिनों से नहीं बताया। ऑपरेशन तो सक्सेस रहा, मगर उसे लेफ्ट साइडेड पैराप्लीजिया हो गया है। ओह नो, ऐसा नहीं होना था। मैंने कहा था कि मैं यहीं पर उसका ऑपरेशन करूंगा, मगर उसकी आंखों में उस मासूम बच्चे का चेहरा घूम गया। अभी तो मात्र 12 वर्ष का है। उसका मन खिन्न हो गया। कई बार अनजाने ही कोई जुड़ जाता है या हमेशा याद रहता है। वह बच्चा भी उसका पेशेंट था, इसलिए भी वह उसे देखने चला गया था। बंगले पर जाकर देखा, कुर्सी पर बैठा दुबला पतला बच्चा जैसे किसी पतले से सांचे में से निकल कर आया हो। उसके चेहरे की चमक गायब हो गई थी, आंखों में पतझड़ समा गया था। उसको यूं इस तरह बैठा देखकर उसकी आत्मा कराह उठी। संतप्त मन से उसने उसको देखा। पास में खड़ी बच्चे की मां की आंखों में बेशुमार आंसू थे। उनका वो उग्र रूप आज बेबस चुप में बदल गया था। आप आएंगे ना अंकल? लड़खड़ाती जुबान से कपकपाते शब्दों में बच्चे ने पूछा। हाँ बेटे, जरूर आऊंगा। क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? आप मुझे ठीक नहीं कर सकते? बच्चे ने उसका हाथ पकड़कर पूछा। इससे अच्छा हम यहीं रहते। बच्चे की मां का करुण स्वर डूबता हुआ लगा। बाहर निकलते हुए उसके पांव एवं मन भारी हो उठे। लगा पांव पर किसी ने सलाखें दाग दी हो। इस दुनिया से परे भी कोई दुनिया है जहां भाग्य ही जीवन का, जन्मों का निर्धारण करता है। सब कुछ होते हुए भी कोई ऐसी फाक काट देता है
जो सारे सुखों और साधनों को चिढ़ाने लगता है। ये मासूम किसके किए की सजा भोग रहा है। कहाँ चूक हो गई, कहाँ, किससे? सब चले जाएंगे मगर भुगतेगा कौन? अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए कुछ तो करूंगा ही, चाहे जितने प्रयास करने पड़े। सोचते सोचते वह घर आ पहुंचा, जहां टेबल पर उसका ट्रांसफर ऑर्डर उसका इंतजार कर रहा था। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी कहानी चांदी का वरक। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।